जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बाराबंकी पर। दोस्तों, कहीं मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि गैर सफलता देखकर चकित होने से काम नहीं होगा, अपने ऊपर सिर्फ कुपित होने से काम नहीं होगा, और मेहनत के दम पर झंडे गाड़े हैं लोगों ने दुनिया में, किस्मत पर यूं व्यथित होने से काम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो किस्मत आपके भरोसे बैठी रहेगी। अब बात करते हैं जिस उद्देश्य से हम और आप दोनों रूबरू हैं। देखिए, आपको बोर्ड पर एक लाइन लिखी दिख रही है, लक्ष्य भेद। तो दोस्तों, आज पॉलिटी विद प्रवीण के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैंने अपना एक बैच स्टार्ट किया है स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भावी परीक्षा आपकी है, जिसका नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र शासन द्वारा आपके बीच में आ जाएगा, और इसके पहले भर्ती हो चुकी है, आप सब जानते हैं। तो उसकी बिहाफ पर जो पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसका जो कोर टॉपिक है, यानी इस जो आपका ये पूरा पैकेज होगा, उसको मैंने नाम दिया इस बैच को लक्ष्य भेद। यानी आपकी नज़र कहाँ है? लक्ष्य पे, और हमें क्या करना है? हमें और आपको मिलकर के उस लक्ष्य को भेदना है। तो भैया, इस पूरे लक्ष्य भेद जो बैच मैंने लॉन्च किया है, इसमें मैं क्या करूँगा? तो पहली चीज़ तो मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था इसमें पढ़ाने वाला हूँ। इस राज्य व्यवस्था में आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो एवरीडे मिलने वाला है, रिकॉर्डेड टॉपिक, यानी एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म। जो भी पढ़ाऊंगा मैं बहुत शॉर्ट में और परीक्षा उपयोगी होगा आपके। प्रतिदिन भैया आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे मेरे इसी चैनल पर, आपको एवरीडे उसके रिकॉर्डेड चैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो करंट के महत्वपूर्ण विषय होंगे, हर दिन उस पर आपके साथ चर्चा की जाएगी। जितने भी आपके संविधान संशोधन हैं हुए हैं नवीनतम, उन सभी संविधान संशोधनों पर आपके साथ चर्चा की जाएगी दोस्तों। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष चर्चा, यानी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस या वनडे जितने भी एग्जाम हैं, उन वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण विषय होंगे, करंट के मुद्दे जो होंगे, उन पर आपके साथ दोस्तों विशेष चर्चा की जाएगी। और सभी नवीनतम अपडेट्स की पूरी जानकारी आपको मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। मेरा कहने का मतलब है, जिस बैच आपका लक्ष्य भेद हमने लॉन्च किया है आज, यानी इस विषय पर भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्ट से लेकर के एंड तक जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों को, यानी जितने भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को मैं आपको 1 बाय 1 रिकॉर्डेड लेक्चर इधर लाइव के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज अपने लक्ष्य भेद बैच की पहली क्लास जो कि पॉलिटी, भारत के संविधान का इतिहास क्या है, कहाँ से आखिर भारत में किस तरह से आपके ब्रिटिशर्स ने रूल स्टार्ट किया, और एक लंबी लड़ाई के बाद कैसे हम आज़ादी के दौर तक पहुँचे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है कंपनी का शासन। यानी अगर भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम डिवाइड करें तो एक डिवीज़न इसका कंपनी के शासन के रूप में होगा, और दूसरा डिवीज़न ताज के शासन के रूप में होगा। यानी तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे शासन अपने हाथों में ले लिया था। दोस्तों, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में, आप सब बड़े मेहनती विद्यार्थी हैं, जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे या जो हमारा वीडियो देखेंगे, मैं पता है, चूँकि विद्यार्थी आजकल का बड़ा सजग है, पढ़ाई वढ़ाई करना चाहता है, लड़का नौकरी चाहता है, तो सबने कहीं ना कहीं से अध्ययन कर रखा होगा। आपने पढ़ा है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान आती है और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य कर लेती है। और उसके इस आधिपत्य का अंत जब सिपाही विद्रोह आपके यहाँ होता है, यानी 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के उपरांत सिपाही विद्रोह के बाद ही इनके पतन का दौर शुरू हो जाता है। यानी इस पतन के दौर से ही लेकर के और 1947 में जा कर के हमको इनके आधिपत्य से आज़ादी मिलती है। तो इस पूरे कंपनी के शासन से लेकर के और 1947 तक का घटनाक्रम क्या रहा है, दरअसल हमें इसी का अध्ययन करना है। हमने कहा कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1773 से 1858 तक
कंपनी का शासन रहा, यानी प्रशासन सीधे किसके हाथों में था, कंपनी के हाथों में था। और उस दौरान कई सारे अलग अलग चार्टर्स यानी आदेश पत्र कंपनी ने जारी किए थे। जैसे उसमें आपका प्रमुख रूप से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, फिर 1784 का पिट्स एक्ट आ जाता है, फिर 1786 का संशोधन अधिनियम आता है, फिर 1793 में चार्टर एक्ट आ जाता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। ऐसे 1813 के बाद आपका 1833 फिर 1853 अलग अलग चार्टर एक्ट आते हैं। और इस 1853 के बाद में जो कंपनी का शासन है वो सीधे ताज क्राउन के शासन में चला जाता है। और वहाँ से आपके 1858 से लेकर के 1947 तक नए नए आपके जो है वो अधिनियम बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये जितने भी आपके यहाँ पर एक्ट दिख रहे हैं, इन एक्ट की क्या विशेष बातें थी, इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले कि आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, ऐसे 1786, 1793, 1830, 1833, 1853 इन सब एक्ट में आखिर क्या क्या हुआ है, हम अध्ययनवार इसी के विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। तो 1857 के बाद मैंने बोला कि दो तरह से शासन हुआ था। पहला शासन कंपनी का शासन और दूसरा शासन ताज का शासन। यानी तब जब 1857 की क्रांति के बाद जो ताज था यानी क्राउन था, उसने शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो उस समय मुख्य रूप से कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से चार्टर जो थे वो जारी किए गए। तो अब सबसे पहले आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1861 का अधिनियम, फिर 1892 का अधिनियम, फिर 1909 का अधिनियम। बच्चा यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1947। तो मुख्य रूप से जो चार अधिनियम आपके नीचे के दिए हुए हैं, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं। जब आप किसी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप RO, ARO, PCS, UPSC, अदर स्टेट PSC का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो ये चार्टर पढ़ना बहुत मैंडेटरी, क्योंकि हर परीक्षा में आपको अधिनियम या फिर चार्टर से प्रश्न मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 1919 के अधिनियम की हम बात करें, 1909 के अधिनियम की हम बात करें, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें, तो मुख्यतः यहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिकतम बनती है। इसके पहले भी जब पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात करेंगे, है ना, और भी जो आपके अधिनियम जितने मैंने अभी इस पे लिखे हैं, जब उनको इंडिविजुअल 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप स्वयं जान जाएंगे कि आखिर हर अधिनियम से कहाँ कहाँ प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका अधिनियम से एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला है, एक भी प्रश्न नहीं फंसने वाला। हाँ जी, तो अभी तक आपने देखा था, इसके आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले हम दो एक्ट की बात करते हैं। मैंने कहा था कि सारे जितने भी एक्ट की मैंने अभी लिस्ट बनवाई है, उन सब के बारे में इंडिविजुअल एक एक के बारे में बताऊंगा कि आखिर उस समय क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे ऐसे प्रश्न करके बताओ भैया, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी घटना 1784 में हुई, कौन सी घटना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। तो वो बहुत विस्तृत रूप में आपको बताया जा रहा है। अभी मैं हट जाऊंगा सामने से, आप इस बोर्ड का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। लेकिन मेरी बातों को बहुत आराम से सुनिएगा बेटा। एक अच्छा श्रोता जो होता है वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है। यानी अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। तो बेटा, अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात करें तो इस एक्ट के द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का उस समय तत्कालीन गवर्नर था, उस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। यानी अब जो गवर्नर था उसको एक क्षेत्र का गवर्नर न बना करके पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया। और क्या किया गया? मद्रास और मुंबई के जो अलग अलग गवर्नर थे, अब ये लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, यानी इसके अंडर में आ गए। किसके? जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था, तो जो इंडिविजुअल आपके ये गवर्नर्स थे ये इनके अंडर में आ गए। और इसी अधिनियम के द्वारा, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बेटा पहली बात कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। और इसी चार्टर के द्वारा अब
कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया था भैया, कंपनी ने संसदीय व्यवस्था ला दी थी, अर्थात कंपनी ने नियंत्रण रखना चालू कर दिया था। किस पर? कंपनी के शासन पर, उस पर नियंत्रण चालू हो गया था। और बेटा अगर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय भैया कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया है। और आपने भी यहाँ पढ़ा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बनता है कि भैया कलकत्ता न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाते हैं आपके एलिजा इम्पे जी। कौन होता है? एलिजा इम्पे। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 1 2 3 4 5 यानी 6 लाइनों में 5 कोर पॉइंट निकल के आते हैं। यानी इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक प्रश्न आपका यहाँ से बना सकते हैं आप, एक प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं, एक प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं। महत्वपूर्ण सारी लाइनें हैं, लेकिन आप प्रश्न बनाने पर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो सिलेक्शन जल्दी से होगा और आपके वो सपने जो नौकरी की वजह से छूटे हुए हैं वो जल्दी पूरे होंगे। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए देखते हैं इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से आखिर क्या क्या परिवर्तन किया गया। तो लिखा है इस एक्ट को, यानी पिट्स इंडिया एक्ट को बेटा एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसी एक्ट के माध्यम से ये कंपनी जो आपकी थी, इसके बेटा पॉलिटिकल वर्क्स को और ट्रेडिशनल वर्क को, माफ़ी चाहेंगे जो कॉमर्शियल काम थे, माफ़ी चाहता हूँ मैंने ट्रेडिशनल बोला, जो कॉमर्शियल काम थे, वाणिज्यिक काम थे, अब इनको अलग अलग कर दिया गया। यानी पहले इंडिविजुअल एक ही आदमी वो आपके पॉलिटिकल कामों को देता था और वो आपके कॉमर्शियल काम को देखता था, लेकिन अब क्या बोला ना कि भैया अब दोनों के लिए अलग अलग अथॉरिटीज़ होंगी। और ध्यान रखिएगा इसी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही पहली बार, सबसे पहले यानी पहली बार भारत के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र कह दिया गया। क्या कहा गया? कि भारत का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन पहली बार बेटा बोला गया। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किसने प्रदान किया? यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है वो आपका क्या है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा पहली बार भारत के क्षेत्र को, यानी भारत की जो भूमि थी, जो भारत का एरिया था, उस भूमि को भैया पहली बार क्या बोला गया? कि ब्रिटिश अधीन क्षेत्र। यानी किसका क्षेत्र? वो क्षेत्र जिस पे भारत का अधिकार है। और आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे कि किस एक्ट के माध्यम से राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग किया गया भैया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया। ओके, इसके बाद बेटा देखिए 1786 का आपका संशोधन अधिनियम आता है और फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है। तो आखिर पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1786 का संशोधन अधिनियम क्या आया था बेटा? ये संशोधन अधिनियम जो लाया गया था ये कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया था। इसमें क्या किया गया कि जो आपके गवर्नर जनरल थे इन्हीं को भैया मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। यानी जिन्हें मुख्य गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वही आपके बन गए मुख्य सेनापति। और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दे दिया गया इनको। यानी परिषद काउंसिल कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय को भैया इनके द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो इसमें दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहला सबसे मुख्य बात यही निकल के आती है कि भैया गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति, यानी अब ये आर्मी का चीफ भी आपका बना दिया गया। और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो सबसे विशेष काम दोस्तों किया गया वो क्या किया गया कि कंपनी के शासन अधिनियम को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया भैया। ये एक एक्ट लाया गया, एक चार्टर लाया गया और इस चार्टर के द्वारा बताया कि अब कंपनी का जो शासन है वो 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे बेटा, जो अभी आपने पढ़ा है, उसको क्या किया? मद्रास के पर्यवेक्षण, यानी अगर वो चाहे तो मद्रास का जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है बेटा उसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं, यानी उसको इनका अधिकार दे दिया गया। तो इस तरह से आपके 1786 और 1793 दोनों एक्टों में जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको बता दी गई। दोस्तों जितने भी आपके ये एक्ट है और अधिनियम है इनको पढ़ने से क्या होगा हमें कि हमारे कम से कम 15 से 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो हम हर परीक्षाओं में जिनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस सीरीज यानी लक्ष्य वेध सीरीज जो आपकी हमारे YouTube चैनल द्वारा स्टार्ट की गई है, इसके साथ जुड़ें, हमारे वीडियोस को आप देखें
अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक बताएं, हमारा साथ बनाए रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।